हम टॉपिक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरी आने वाली एक बहुत ही हाई स्टेक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आईपीएल 2026 साइबर मैट्रिक्स एक की सिलेबस आइटम है। और सच कहूं तो इस मैट्रिक्स के अंदर जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स, हैवी डेटा एनालिटिक्स और ऑन फील्ड स्ट्रैटेजी आपस में टकराते हैं, उसने मुझे थोड़ा परेशान कर दिया था। इसलिए आज मैं इन सोर्सेज का एक थरो एनालिसिस चाहता हूं। स्वागत है इस सेशन में। और सुनो, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो, क्रिकेट अब सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रहा। ये सच में एक साइबर मैट्रिक्स बन चुका है, जहां हर डिसीजन के पीछे एक डीप लॉजिक होता है। आज का हमारा टोन एकदम शांत और एजुकेशनल रहेगा। हाँ, वही चाहिए मुझे, एकदम क्लियर लॉजिक। मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाती हूँ कि इस डीप डाइव के अंत तक इस मैट्रिक्स का एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा मिशन एकदम सिंपल और फोकस्ड है, इन 15 स्लाइड्स के डोसियर को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना, ताकि तुम एग्जाम में इन कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पर फुल मार्क्स स्कोर कर सको। मैं एकदम रेडी हूँ। इस मैट्रिक्स के कोर स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। चलो, अब पहली स्लाइड देखते हैं। सबसे पहले हम इसके विजुअल को डिकोड करेंगे। यहाँ एक बहुत ही शानदार शाइनिंग गोल्डन टाटा आईपीएल ट्रॉफी दिखाई गई है, जो एक प्रीमियम मार्बल पेडिस्टल पर रखी हुई है। हाँ, काफी प्रीमियम लग रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये पेडिस्टल उस सॉलिड फाउंडेशन को दर्शाता है जो किसी भी फ्रैंचाइज को चाहिए इस अल्टीमेट प्रेस्टीज को हासिल करने के लिए। अब इसका कंटेंट ब्रेकडाउन देखते हैं। ओके, फैक्ट्स पर आते हैं। ये टूर्नामेंट का 18th एडिशन है, टाटा आईपीएल 2026। ये एक लंबा मैराथन है जो 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। इस बार 10 टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जो 13 स्टेडियम्स में 74 मैचेस खेलेंगे। और सबसे बड़ा शिफ्ट, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इस साल डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में उतर रही हैं, जिन्होंने 2025 में पंजाब किंग्स को हराया था। वेट एक सेकेंड, मेरा एक डाउट था। आरसीबी ने अपना पहला टाइटल कब जीता था, जो यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन लिखा है? देखो, स्लाइड के हिसाब से आरसीबी ने 2025 में पंजाब किंग्स को हराकर अपना पहला खिताब जीता था, इसलिए वो 2026 के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। एक लंबा इंतजार खत्म हुआ है उनका। ओह, अच्छा, 2025 में। और नीचे देखिए, एक रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। इन पर खास ध्यान देना, ये हाईलाइट करने वाले पॉइंट्स हैं। Q1 कंफर्म करता है कि ये 18th एडिशन है, और Q2 कंफर्म करता है कि फाइनल मैच 31 मई को खेला जाएगा। डन, लॉक कर लिया। तो फॉर्मेट कैसे काम करेगा इस बार? चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल काफी सिंबॉलिक है। यहाँ 2 रेड क्रिकेट बॉल्स को आपस में टकराते हुए दिखाया गया है, और उन पर A और B लिखा है। लाइक 2 ग्रुप्स में क्लैश हो रहा है। बिल्कुल। ये इमेज इन 10 टीम्स के 2 राइवल ग्रुप्स में डिवीजन और इंटेंस क्लैश को रिप्रेजेंट करती है। कंटेंट की बात करें तो टूर्नामेंट फॉर्मेट के लिए 2023 का स्ट्रक्चर वापस ले आया गया है। टीम्स को हिस्टोरिकल टाइटल्स के आधार पर बांटा गया है। ग्रुप ए में सीएसके, केकेआर, आरआर, आरसीबी और पीबीकेएस शामिल हैं। और ग्रुप बी में? ग्रुप बी में एमआई, एसआरएच, जीटी, डीसी और एलएसजी को रखा गया है। मेरा एक टैक्टिकल डाउट है यहाँ। अगर मेरी टीम ग्रुप ए में है, तो वो बाकी ग्रुप ए टीम से कितनी बार खेलेगी? नियम के अनुसार हर टीम अपने ग्रुप की टीम्स के खिलाफ सिर्फ 1 मैच खेलेगी, और दूसरे ग्रुप की टीम्स के खिलाफ 2 मैच खेलेगी। क्रॉस ग्रुप राइवलरीज का ज्यादा फायदा उठाने के लिए सही है। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट बॉक्स क्या कहता है? इस बॉक्स से 2 सीधे सवाल बनते हैं। Q1 पूछता है कि टोटल कितने ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसका आंसर है 2। और Q2 टेस्ट करता है कि सीएसके किस ग्रुप में है, जिसका आसान जवाब है ग्रुप ए। आसान है, पर इन टीम्स के अंदर प्लेयर्स कैसे आए? ऑक्शन की डिटेल? चलो, अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल में एक वुडन गैवल मतलब हथौड़ा दिखाया गया है। ये बस एक टूल नहीं है, बिडिंग वॉर्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? सही पकड़ा। ये ऑक्शन रूम की उन फाइनल डिसीजंस को दर्शाता है जो खिलाड़ियों की जिंदगी बदल देते हैं। मेगा ऑक्शन 16 दिसंबर 2025 को अबू धाबी में हुआ था। कुल 1355 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, 369 शॉर्टलिस्ट हुए और आखिर में सिर्फ 77 सोल्ड हुए। सिर्फ 77? हाँ, और इस प्रोसेस को एक स्ट्रिक्ट लिमिट कंट्रोल कर रही थी। यही मेरा डाउट था। ये पर्स लिमिट 125 करोड़ रुपीस क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, ये वो मैक्सिमम बजट है जो हर फ्रैंचाइज अपने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। सबकी लिमिट स्ट्रिक्टली 125 करोड़ तय थी।
इससे फ्रेंचाइजेस को मैथमेटिकली सोचना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का परफेक्ट एग्जाम्पल। और नीचे दिए गए रेड बॉक्स वाले क्वेश्चंस भी दिख रहे हैं मुझे। इन्हें याद कर लो। Q1 मेगा ऑक्शन के वेन्यू के बारे में है, जिसका आंसर है अबू धाबी। और Q2 इस पर्स लिमिट के बारे में पूछता है, जिसका आंसर है 125 करोड़। गॉट इट। तो इस 125 करोड़ के बजट में से सबसे बड़ा हिस्सा किसने लिया? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में गोल्ड कॉइन्स का एक लंबा स्टैक है, जिसके ऊपर रुपए का सिंबल बना है। हैवी कैश फ्लो दिख रहा है। एग्जैक्टली ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिड्स को एकदम सटीक तरह से इलस्ट्रेट करता है। यहाँ कुछ शॉकिंग स्टैट्स हैं। कैमरन ग्रीन इस ऑक्शन के सबसे महंगे ओवरसीज प्लेयर बने, जिन्हें केकेआर ने 25.20 करोड़ में खरीदा। बाप रे, 25 करोड़? हाँ। अनकैप्ड में क्या हुआ? वहां प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोनों को सीएसके ने 14.20 करोड़ में खरीदा। और दूसरी तरफ फ्रेजर मग्योर्क और जॉनी बेस्ट्रो जैसे लेजेंड्स अनसोल्ड रहे। वेट, मेरा एक डाउट है, क्या प्रशांत वीर अकेला सबसे महंगा अनकैप प्लेयर था? नहीं, स्लाइड साफ कहती है कि कार्तिक शर्मा भी संयुक्त रूप से जॉइंटली सबसे महंगा अनकैप खिलाड़ी रहा। दोनों को सीएसके ने 14.20 करोड़ दिए। एनालिटिक्स ओवर बिग नेम्स और एग्जाम अलर्ट बॉक्स में इन्हीं रिकॉर्ड्स की बात हो रही है ना? आंसर है 14.20 करोड़। मार्क कर लिया। अब जब स्क्वाड्स बन गई हैं, तो इन टीम्स को लीड कौन कर रहा है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल एक स्लीक ब्लू क्रिकेट हेलमेट है, जिस पर एक गोल्ड स्टार बना है। हेलमेट मतलब लीडरशिप और सेफ्टी दोनों? बिल्कुल, टीम के हेड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ ग्रुप ए के कैप्टन्स और कोचेस की लिस्ट है। सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़ और स्टीवन फ्लेमिंग चला रहे हैं। पीबीकेएस की कमान श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग के पास है। आरआर को रियान पराग और संगाकारा लीड कर रहे हैं। और आरसीबी के लिए रजत पाटीदार और एंडी फ्लावर हैं। एक मिनट, मेरा डाउट है, स्लाइड में केकेआर का नया कप्तान और कोच किसे दिखाया गया है? स्लाइड की इस स्लाइड से अजिंक्य रहाणे को कप्तान और अभिषेक नायर को मुख्य कोच बनाया गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग पेयरिंग है। हाँ, काफी अलग सेटअप है। क्विज बॉक्स में आरसीबी और पीबीकेएस के बारे में पूछा गया है। सही पकड़ा। Q1 पूछता है आरसीबी का नया कप्तान कौन है, जिसका आंसर रजत पाटीदार है। और Q2 पीबीकेएस के हेड कोच के बारे में पूछता है, जिसका आंसर रिकी पॉन्टिंग है। क्लियर है। और ग्रुप बी का टैक्टिकल सेटअप कैसा दिखता है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक क्रिकेट बैट का हैंडल दिखाया गया है, जिस पर ब्लू और गोल्ड ग्रिप लगी है। बैट का स्वीट स्पॉट चाहे जहां हो, कंट्रोल हमेशा हैंडल से होता है। स्ट्राइकिंग पावर को कंट्रोल करना, समझ गया। अब ग्रुप बी की लीडरशिप देखते हैं। एमआई को हार्दिक पांड्या और महिला जयावर्धने लीड कर रहे हैं। जीटी के पास शुभमन गिल और आशीष नेहरा हैं। एसआरएच की कमान ईशान किशन और डेनियल विटोरी के पास है, जबकि डीसी में अक्षर पटेल और हेमांग बदानी हैं। वेट, एलएसजी रह गया। मेरा डाउट यही था, ऋषभ पंत अब किस टीम के कप्तान बन गए हैं? ये मूव अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे। स्लाइड के मुताबिक ऋषभ पंत अब लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी के कप्तान हैं और उनके हेड कोच जस्टिन लैंगर हैं। ओह वाओ, अग्रेशन ही अग्रेशन। और यहाँ का एग्जाम अलर्ट क्या टेस्ट कर रहा है? ये अलर्ट नए अपॉइंटमेंट्स पर फोकस करता है। Q1 डीसी के नए कप्तान के बारे में पूछता है, आंसर है अक्षर पटेल। और Q2 एलएसजी के हेड कोच के बारे में है, जिसका सही जवाब जस्टिन लैंगर है। ये सब तो ऑन फील्ड स्ट्रैटेजी हुई, पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर इस साल क्या बदलाव आए हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस विजुअल में एक सिल्वर विसल यानी सीटी दिखाई गई है, जो एक ब्राउन डायरी पर रखी है। विसल मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस? बिल्कुल। बीसीसीआई ने नए रूल्स काफी स्ट्रिक्ट कर दिए। पहला, मैच के दिन मेन स्क्वायर पर प्रैक्टिस या फिटनेस टेस्ट अलाउड नहीं है। दूसरा, टीम बस ट्रैवल मैंडेटरी है, पर्सनल व्हीकल्स नहीं। तीसरा, फर्स्ट 20 ओवर्स तक ऑरेंज और पर्पल कैप पहनना मैंडेटरी है ब्रॉडकास्ट के लिए। और डिसिप्लिन के लिए कुछ? हाँ, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में स्लीवलेस जर्सी और चप्पल पहनना बैन कर दिया गया है। मेरा डाउट इसी पे है, अगर कोई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में चप्पल पहन ले तो उसका क्या परिणाम होगा? स्लाइड कहती है कि ये सख्त मना है और उल्लंघन करने पर खिलाड़ी पर भारी जुर्माना लगेगा। इमेज बहुत क्रिटिकल होती है इन टूर्नामेंट्स में। अच्छा, सीधा फाइन। रेड बॉक्स के क्वेश्चंस भी काफी डायरेक्ट लग रहे हैं। इनको मार्क कर लो। Q1 कंफर्म करता है कि प्रैक्टिस मैच के दिन मेन स्क्वायर पर बैंड है और Q2 रिमाइंड कराता है कि कैप रूल गेम के फर्स्ट 20 ओवर्स के लिए मैंडेटरी है। रूल्स ठीक हैं,
पर वो कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वाली कंट्रोवर्सी क्या थी? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल सच में ड्रामेटिक है। इसमें टूटे हुए स्टंप्स दिखाए गए हैं। टूटे स्टम्प्स मतलब मेजर डिसरप्शन? हाँ, ये मुस्तफिजुर रहमान कंट्रोवर्सी को समझाती है। केकेआर ने उन्हें 9.2 करोड़ में खरीदा था, पर बांग्लादेश में 2025 की वायलेंस के कारण बीसीसीआई ने डायरेक्टली केकेआर को उन्हें रिलीज करने को कहा। ओह, जियोपॉलिटिकल प्रेशर। तो इस पर मेरा डाउट ये है, बांग्लादेश ने प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा कदम क्या उठाया? उन्होंने रिटेलिएशन में आईपीएल ब्रॉडकास्ट पर लोकली पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और 2026 टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया। बाप रे, एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट ने वर्ल्ड कप की पूरी मैट्रिक्स हिला दी। इस कंट्रोवर्शियल टॉपिक से एग्जाम अलर्ट क्या आया है? एग्जामिनर फैक्ट्स पर फोकस करेगा। Q1 पूछता है मुस्तफिजुर को किसने खरीदा था? आंसर है केकेआर। और Q2 पूछता है किस देश ने टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया? आंसर है बांग्लादेश। ये सच में क्रेजी है। अब थोड़ा ज्योग्राफिकल एग्जीक्यूशन पर चलते हैं। स्टेडियम्स कहाँ हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल एक कूल 3D स्टेडियम का मॉडल है जो एक बर्ड्स आई व्यू देता है अरीनाज का। ऑसम। मैपिंग कैसे हुई है? टूर्नामेंट इंडिया के 13 अलग-अलग स्टेडियम्स में खेला जाएगा। डोमेस्टिक सपोर्ट के लिए धर्मशाला, गुवाहाटी और नवा रायपुर को एक्स्ट्रा वेन्यूज बनाया गया है। ओपनिंग मैच 28 मार्च को चिन्नस्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में आरसीबी और एसआरएच के बीच था। और शेड्यूल का क्या सीन था? शेड्यूल को एक साथ न निकालकर 2 हिस्सों में जारी किया गया था। मेरा यही डाउट था, शेड्यूल 2 हिस्सों में क्यों जारी किया गया? क्योंकि असम, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव थे। सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए शेड्यूल में ब्रेक लिया गया था। मेक सेंस। एग्जाम अलर्ट में क्या नोट करना है मुझे? नोट करो कि Q1 के हिसाब से ओपनिंग मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया था और Q2 कंफर्म करता है कि टूर्नामेंट में टोटल 13 स्टेडियम्स यूज किए गए हैं। डन। अब थोड़ा टैक्टिकल एनालिसिस पर चलते हैं। पिचेस कहाँ फेवर करती हैं बैटर्स को? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक क्रिकेट बैट को रेड बॉल वायलेंटली स्मैश करते हुए दिखाया गया है, जिससे एक रेड एक्सप्लोजन बन रहा है। पावर हिटिंग और बाउंड्री शावर्स, राइट? एकदम। यहाँ बैट्समैन फ्रेंडली पिचेस की बात हुई है। वानखेड़े की लाल मिट्टी और फास्ट आउटफील्ड के कारण एवरेज 170-180 रहता है। चेजिंग आसान होती है। राजीव गांधी स्टेडियम की कंप्लीटली फ्लैट पिच है और चिन्नास्वामी में तो बाउंड्रीज सबसे छोटी हैं। वहाँ एवरेज स्कोर क्या रहता है? एवरेज 175-185 रहता है और सबसे ज्यादा छक्के लगते हैं। इन तीनों मैदानों पर विनिंग स्ट्रैटेजी है बॉल फर्स्ट। मेरा एक डाउट है यहाँ, इन मैदानों पर हमेशा बॉल फर्स्ट क्यों सक्सेसफुल होता है? क्योंकि वहां भारी ओस मतलब ड्यू फैक्टर आती है। जब आउटफील्ड गीली होती है तो बॉल पर ग्रिप नहीं बनती और बाद में गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ गया, ड्यू पूरा गेम बदल देती है। क्विज सेक्शन क्या कहता है? Q1 के अनुसार चिन्नास्वामी की बाउंड्री सबसे छोटी और पिच फ्लैट मानी जाती है और Q2 बताता है कि वानखेड़े में आमतौर पर बॉल फर्स्ट सक्सेसफुल होता है। अगर ये फ्लैट ट्रैक्स हैं तो बॉलर्स कहाँ कंट्रोल करते हैं गेम को? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ विजुअल्स एक हैंड का क्लोजअप है जो रेड बॉल को टाइटली ग्रिप कर रहा है। ये इन ट्रैक्स पर स्पिनर्स की ग्रिप और कंट्रोल को दिखाता है। स्पिनर्स का पैराडाइज। हाँ, चेपॉक पिच नेचुरली सूखी और धीमी होती है। स्पिनर्स रूल करते हैं। इकाना पिच सबसे चैलेंजिंग है अपनी धीमी काली मिट्टी और बड़ी बाउंड्रीज की वजह से। और अरुण जेटली स्टेडियम, वहां का क्या सीन है? अरुण जेटली स्टेडियम में गेम पावर प्ले तक अलग रहता है। यही मेरा डाउट था, अरुण जेटली स्टेडियम में गेम अचानक कब पलटता है? पावर प्ले के बाद पिच काफी धीमी हो जाती है, जिससे मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स आकर मैच पूरी तरह पलट देते हैं। यहाँ की विनिंग स्ट्रैटेजी बैट फर्स्ट है। बैट फर्स्ट एंड डिफेंड। टफ पिचेस से एग्जाम अलर्ट क्वेश्चंस क्या बनेंगे? Q1 में पूछा गया है कि इकाना की पिच कैसी है। आंसर है स्लो ब्लैक सॉइल। और Q2 पूछता है कि स्पिनर्स के लिए सबसे मददगार पिच कौन सी है, जिसका जवाब है चेपॉक। क्लियर। अब पॉइंट्स टेबल की कैलकुलेशंस देखते हैं, वो कैसे तय होती हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक विंटेज मैकेनिकल फ्लिप स्कोर बोर्ड दिखाया गया है जिस पर NRR डिस्प्ले हो रहा है। मैकेनिकल मतलब कोल्ड हार्ड मैथ, कोई इमोशंस नहीं। एग्जैक्टली। जीत पर 2 पॉइंट्स, हार पर 0। एक और चीज, जीत के अंतर से अंकों में कोई बोनस पॉइंट्स नहीं मिलते।
NRR कैलकुलेशन बस रन स्कोर्ड पर ओवर माइनस रन्स कंसीडेड पर ओवर है। और अबैंडन मैचेस में? अबैंडन मैचेस में दोनों टीम्स को 1 पॉइंट दे दिया जाता है और अगर पॉइंट्स टाई हो जाएं तो अल्टीमेट डिसीजन NRR से होता है। मेरा एक डाउट था, क्या मैच बड़े मार्जिन से जीतने पर एक्स्ट्रा बोनस अंक मिलते हैं टेबल पर? नहीं, स्लाइड साफ कहती है कि जीत के अंतर से पॉइंट्स में कोई बोनस नहीं मिलता। बड़े मार्जिन से जीतने का बस एक फायदा है कि आपका NRR बेहतर हो जाता है। NRR इंप्रूव होता है, पॉइंट्स नहीं। और रेड बॉक्स के क्वेश्चंस ब्रेकर बन जाता है। जब सब सेटल हो जाता है तो प्लेऑफ्स का क्या गणित है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के विजुअल में एक गोल्डन 4 स्टेप पिरामिड दिखाया गया है। ट्रॉफी तक की हायरार्किकल जर्नी को सिग्निफाई कर रहा है। बिल्कुल, सिर्फ टॉप 4 क्वालिफाई करती हैं। थर्ड और फोर्थ टीम एलिमिनेटर खेलती हैं, डू और डाई। फर्स्ट और सेकंड टीम क्वालिफायर 1 खेलती हैं। क्वालिफायर 1 हारने वाले का क्या होता है? जो क्वालिफायर 1 हारता है उसे क्वालिफायर 2 में खेलने का एक और मौका मिलता है, एलिमिनेटर के विनर के खिलाफ। यही मेरा डाउट था कि टेबल की टॉप 2 टीम्स को फाइनल में आने का क्या स्पेशल फायदा मिलता है? उन्हें क्वालिफायर 1 के रूप में पहला मौका मिलता है। अगर वो वहां हार भी जाएं तो क्वालिफायर 2 के रूप में उन्हें दूसरा मौका मिलता है, मार्जिन ऑफ एरर मिल जाता है। एग्जाम अलर्ट क्वेश्चंस काफी लॉजिकल लग रहे हैं आके। हाँ, Q1 पूछता है टॉप 2 टीम्स को फाइनल में पहुंचने के कितने मौके मिलते हैं? आंसर है 2। और Q2 टेस्ट करता है कि थर्ड और फोर्थ टीम के बीच कौन सा मैच होता है? आंसर है एलिमिनेटर। ऑसम। इन स्ट्रेटजीज को एक्चुअल में एग्जीक्यूट किन लेजेंडरी प्लेयर्स ने किया है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड का विजुअल सच में ग्रैंड है। एक वुडन प्लैक पर माउंटेड गोल्डन क्रिकेट बैट दिखाया गया है। हॉल ऑफ फेम ट्रिब्यूट लग रहा है। हाँ, विराट कोहली ने 267 मैचेस में 8,661 रन्स का पहाड़ खड़ा किया है। हाईएस्ट स्कोर 113 है। शिखर धवन के 222 मैचेस में 6,769 रन्स है। रोहित शर्मा ने 272 मैचेस में 7,046 रन्स बनाए हैं। और ओवरसीज बैट्समैन में? डेविड वॉर्नर पूरे टूर्नामेंट के सबसे सक्सेसफुल ओवरसीज बैट्समैन है। 65-56 रन्स और उन्होंने रिकॉर्ड 3 बार ऑरेंज कैप जीती है। मेरा डाउट है कि इन चारों में सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए हैं? विराट कोहली ने। स्लाइड के अनुसार उन्होंने 8 शतक लगाए हैं, जो एक अनबिलीवेबल स्टैट है T20 फॉर्मेट में। वाह, 8 सेंचुरीज। एग्जाम बॉक्स के आंसर्स काफी क्लियर होने चाहिए अब। बिल्कुल। Q1 पूछता है इतिहास में सबसे ज्यादा रन्स किसके नाम है? जवाब है विराट कोहली। और Q2 पूछता है डेविड वॉर्नर ने कितनी बार ऑरेंज कैप जीती है? जिसका आंसर है 3 बार। और गेम का दूसरा पहलू बॉलर्स की हिस्ट्री स्टैट्स क्या कहते हैं? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस आखिरी स्लाइड के विजुअल में गोल्डन स्टंप्स दिखाए गए हैं जिनकी बेल्स हवा में उड़ रही हैं। किसी भी बॉलर का अल्टीमेट ड्रीम इमेज। सही में युजवेंद्र चहल पूरे इतिहास में नंबर 1 पर है, 174 मैचेस में 221 विकेट के साथ। भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल भारतीय तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने 198 विकेट निकाले हैं और पीयूष चावला है 192 विकेट्स के साथ। और सुनील नरीन का क्या स्टैट है? सुनील नरेन ने 189 मैच में 192 विकेट लिए हैं, पर सबसे हैरान करने वाली बात उनकी इकोनॉमी 6.79 की है। यही मेरा डाउट था, प्योर इतिहास में सबसे कंजूस और खतरनाक बॉलर किसे माना गया है? सुनील नरेन को। इस एक्सप्लोसिव बैटिंग फॉर्मेट में उनकी इकोनॉमी रेट सिर्फ 6.79 है, जो उन्हें सबसे कंजूस बनाती है। इनसेन। फाइनल एग्जाम अलर्ट बॉक्स देख लेते हैं। ये आखिरी 2 सवाल हैं। Q1 कंफर्म करता है कि युजवेंद्र चहल के पास इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं और Q2 हाईलाइट करता है कि भुवनेश्वर कुमार वो हाईएस्ट इंडियन पेसर हैं जिन्होंने 198 विकेट लिए हैं। डन। तो पूरा टेक खत्म हो? हाँ,